डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन संसाधन एवं विकास। तो इसका ये पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको हमारे अतीत के 2 पाठ करवा चुकी हूँ। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा मीन्स माँ की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी मीन्स लाभदायक है, जो हमारे रोज़ के यूज़ में आती हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। अब संसाधन क्या है? अब बच्चों को सुनेंगे कि ये संसाधन है तो बच्चे तो पूछेंगे ना अपनी माँ से कि माँ संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन होती है। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का प्रयोग करते हैं, विद्युत मीन्स बिजली का प्रयोग करते हैं, और स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं मीन्स पढ़ने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, यानी कि नाश्ते में जिन सब्जियों का प्रयोग किया गया है, वे सभी एक संसाधन है। ऐसे ही जल, विद्युत, बिजली, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक ऐसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। जो ऐसी कोई चीज़ जिसका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है तो वे हमारे लिए क्या हो जाती है? उपयोगी हो जाती है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसे ही एक संसाधन बनाती है। जब किसी वस्तु का या पदार्थ की उपयोगिता की जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह उसे क्या बना देती है? संसाधन। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब कि उसका कोई महत्व होता है, और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। जब इसका हम प्रयोग करते हैं और उसको उपयोगिता में लाते हैं तो वो उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु कोई भी हो गई, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनका क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे आप कहीं पहाड़ी स्थान पे जाते हैं, वहाँ जाके आप लंबे लंबे पेड़ देखते हैं, या सुंदर आकाश में बादल छाए हुए और मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो उस समय आपको जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है चारों ओर, और वो आप उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। एक तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और दूसरा हमें क्या है कि हमारे को अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें उससे खुशी मिलती है। कुछ संसाधन समय के साथ अब पेटेंट कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। जैसे जब समय आएगा तो उसकी मूल्यता है, वरना नहीं है। और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जो दादी ने हमें घर में घरेलू नुस्खे बताए हैं, जैसे दस्त लग जाने पे क्या लेना चाहिए या बुखार होने पर क्या लेना चाहिए, उसका कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक मूल्य के रूप में मूल्यवान होते हैं। ऐसे ही पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। जैसे पतंजलि वाले हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो उनका पेटेंट है, वो उसका आविष्कार है और उनका उसके ऊपर एक अधिकार है। ऐसे ही आप दादी माँ वाले जो घर में नानी नुस्खे बताती हैं, उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता, उनके लिए कोई हमें पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं, ऐसे ही अब ये जो दवाइयाँ हैं किसी मेडिकल फर्म के द्वारा बेची जाती है, जैसे सिप्ला की है, कैडिला की है, दूसरी और दवाइयाँ बनती है जो इन फर्मों के द्वारा, तो ये क्या हो जाते हैं? आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है।
प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। जब किसी कौशल मीन्स कोई भी स्किल, हमारे में कोई ऐसी निपुणता हो और वस्तु को बनाने में, उसका आविष्कार करने में, उसको नवीनतम रूप देने में ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी कि संसाधन में बदलते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब ये संसाधन कैसे बनते हैं? जैसे किसी लोगों के विचार मिले, किसी का ज्ञान मिला और किसी ने उसको आविष्कार करा या खोजा, तो ये क्या है? जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आदि मानव ने सबसे पहले आग की खोज की थी, तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति या उनकी आग की खोज से उन्हें प्रकाश मिला और रात के अंधेरे से वो जो डरते थे वो डरना बंद हो गया तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उस परिवहन के नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब विद्युत कैसे बनती है? जल जब बहुत तेज़ी से आता है तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे क्या होता है? इस कारण जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। और जल के और भी बहुत काम है, जैसे हम पीने में यूज़ करते हैं, घर के कामों में यूज़ करते हैं, तो इस कारण भी जल जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। संसाधनों के प्रकार। हम सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? अब हम ये पढ़ेंगे कि जो संसाधन प्रकृति से मिले, प्रकृति मीन्स नेचर से, और जो हमें प्राप्त हुए हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं और बिना किसी संशोधन के, ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं करना पड़ता हमें, वो उपयोग में लाए जाते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, और हमारी नदियों और झीलों का जल जो हम पीते हैं, पीने में काम आता है, कपड़े धोने में काम आता है, कई ऐसी क्रियाएं जिसमें हमें जल का रोज़ाना यूज़ करते हैं। और मृदा, मिट्टी हो गई, और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं। निःशुल्क मीन्स हमें इनके लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, ये हमारे लिए फ्री के उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण एवं विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। अब विभिन्न समूह हैं, उनमें भी प्राकृतिक साधनों का वर्गीकरण सबसे पहले उसके विकास पर है, फिर उसका प्रयोग का स्तर कितना है, फिर उद्गम, वो कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से वो मिला है, वो उद्गम स्थल होता है उसका, और भंडार कि उसका भंडार है तो कितना है, वो नीचे अगर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं तो वो कितनी मात्रा में है, और फिर वितरण कि उसको किस तरह से वितरण किया जाए कि ये आगे तक भी हमारे लिए बना रहे। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य। अब आप समझ गए होंगे वास्तविक जो रियल में होता है। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी हमें मात्रा ज्ञात होती है कि ये कोई चीज़ है, कोई भी संसाधन है, चाहे लोहा ले लो, चाहे आप कोयला ले लो, या कोई और भी पदार्थ ले लो, एल्युमिनियम वगैरह, तो जिसकी मात्रा हमें ज्ञात होती है कि ये इतनी मात्रा में इतने टन है और इस संसाधन का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले की खानें, कोयला, और पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, और महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। इनके बारे में हमें जो है इनकी मात्रा का ज्ञात है। जिसकी मात्रा हमें पूरी ज्ञात होती है, मात्रा का ज्ञान होता है, उसे वास्तविक संसाधन कहा जाता है। अब संभाव्य से आप समझ गए होंगे कि हो सकता है, संभाव्य की जो आगे भविष्य में हो सकते हैं। संभावित संसाधन वे हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञान नहीं हो सकती। हमें नहीं पता कि ये है या नहीं है तो सही, लेकिन ये है तो कितने हैं, इस समय इनका प्रयोग नहीं कर सकते। वर्तमान टाइम में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इन संसाधनों का उपयोग हम भविष्य काल में कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम इसका प्रयोग करेंगे। और इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग में करने के लिए
पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। अब लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, अब कहते हैं कि लद्दाख में यूरेनियम बहुत मात्रा में है, लेकिन क्या है, वो संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। अभी उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, जिसका उपयोग हम कब करेंगे, भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभावित संसाधन थी। 200 वर्ष पहले जब तीव्र गति से पवनें चलती थी तो क्या होती थी, एक संभावित संसाधन थी, क्योंकि उसका ये था कि भविष्य में आएगी ये, परंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। क्यों, अब वो वर्तमान में चल रही हैं। तो जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब नीदरलैंड में पवन के फार्म हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे पवन चक्की से क्या है कि के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव दो संसाधनों में बांटा जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये दो प्रकार के संसाधन बन जाते हैं, एक तो अजैव होते हैं और दूसरा होता है जैव। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन जो होते हैं वो संजीव वस्तुएं होती हैं। अब अजैव संसाधन में मृदा, चट्टानें, खनिज आते हैं, और जैव जो संसाधन है उसमें पौधे और जीव जंतु जैव संसाधन के ही रूप हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम क्या करते हैं कि दो भागों में विभाजित करते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि उसको दोबारा से बनाया जा सकता है और उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको दोबारा से नवीकृत किया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं पर और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये क्या है, इनमें मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करते हैं। ऐसी नवीकरण संसाधनों में ज़्यादा जल का हम यूज़ करेंगे, बिना मतलब के वेस्ट करेंगे, तो क्या है, हमारी लापरवाही से हमारे आने वाले भंडार को ये प्रभावित कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को। अब मृदा है या वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है, यानी कि जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप लोग जानते होंगे कि आजकल हमारे जो विश्व में है वो पीने योग्य जल बहुत ही कम रह गया है, और इसके लिए हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, दोबारा से वो पुरानी नीतियाँ अपना रही है, ताकि तालाबों को शुरू किया जा रहा है, जो बंद पड़े कुएँ थे उन्हें दोबारा शुरू किया जा रहा है, ताकि जिससे हमारा जल का स्रोत जो है वो बचा रह सके। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। अनवीकरणीय वे है जिनका भंडार सीमित यानी कि एक मात्रा तक है, और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकरण में या पुनः दोबारा पूरित होने में, उसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे अब पृथ्वी के नीचे जो पेट्रोलियम है, ये इसका जो है भंडार सीमित होता है। अब इसको दोबारा बनने में कितने साल लग जाएंगे, कम से कम हजारों वर्ष लगेंगे। एक अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, और इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कोयला हो गया, इसके भी बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, ऐसे नहीं बन जाता कोयला। और पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैसें हैं, ये सब इन्हीं के उदाहरण हैं। संसाधन के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। अब संसाधनों का वितरण मीन्स उनको बांटना, तो उनको बांटने के आधार पर भी ये सर्वव्यापक भी हो सकते हैं, स्थानिक भी हो सकते हैं। सर्वव्यापक क्या होते हैं, जो सब जगह पे होते हैं। स्थानिक क्या होते हैं, जो कुछ जगह पर पाए जाते हैं। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे वायु जिनमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। ऐसी जल है, वो क्या है, सर्वव्यापक है। मृदा है, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा अयस्क हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आदि। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, वहाँ के भूभाग कैसे है, यानी कि उसकी भूगोलिक स्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण ही संसाधनों का वितरण असमान है। अब संसाधनों का वितरण असमान क्यों है कि कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, कहीं पे कुछ है ही नहीं।
तो इसका कारण क्या है कि एक तो पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग पर निर्भर करता है, एक जलवायु पर और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इस कारण जो है पृथ्वी पर कारकों के इन कारकों की विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो असमान है। धन्यवाद।